हेलो कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटोरशिप। अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो आपकी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। कमेंट सेक्शन में हमेशा आपके एफएक्यूज़ रहते हैं कि मैम प्रेजेंटली जो जीसीआई की वैकेंसीज़ एनसीसी कैडेट के लिए जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, कल भी एग्ज़ाम था, आज भी एग्ज़ाम है फैब के मंथ में। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद क्या मतलब मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू, फिज़िकल फिटनेस, ये सारी प्रोसीजर क्या रहेंगी एंड आफ्टर द जॉइनिंग जो फैसिलिटी हमें मिलेंगी उन फैसिलिटीज़ में क्या क्या रहेगा, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, सैलरी, पेंशन, प्रमोशंस एंड ट्रांसफ़र पॉलिसी। सो ये वीडियो आपकी ऑल इन वन है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, आई डोंट थिंक इसके बाद आपका कोई डाउट बचने वाला है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में आप छोड़ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। मैं हमेशा ईच एंड एवरी मैसेज को रीड करती हूँ सो दैट मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ पॉजिटिव वाइब। सबसे पहले जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है सिलेक्शन प्रोसेस का, वो क्या चल रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम अभी ऑन गोइंग है। काफ़ी बच्चों का हो चुका है, काफ़ी का होने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप ये क्वेश्चन पेपर है, जिसका नहीं हो रहा है उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अभी हो रहा है और जो बच्चे अभी फिल नहीं कर पाए हैं, जिनकी एज अभी नहीं थी या ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल और मई के मंथ में फॉर श्योर ये वैकेंसीज़ दोबारा आने वाली हैं, अप्रैल मई में, और जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो आपके पास ज़्यादा महीने नहीं हैं, 4 से 5 महीने हैं फॉर्म भरने के लिए भी और एग्ज़ामिनेशन के लिए भी। और जिनका कल एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, मैंने कमेंट ग्रुप में देखा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थे। सो प्लीज़ डोंट बी डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स। आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर किसी को लगता है हमारी शिफ्ट किसी और की शिफ्ट से ज़्यादा हार्ड थी, सो एसएससी नॉर्मलाइज्ड स्कोर देती है, ठीक है। आपके नंबर बढ़ के आएंगे अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। एसएससी जांच करेगी। तो फर्स्ट थिंग इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सेकंड थिंग इज़ कट ऑफ, ठीक है। सबसे पहले आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब आप बिल्कुल रिलीव हो जाइए। जैसे ही कट ऑफ आएगी, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको थर्ड स्टेप होगी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे देन वो लोग एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। पहले वो ज़्यादा बच्चे लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 लेते हैं। अगर 200 वैकेंसी हैं, अप्रॉक्सीमेट 250 वैकेंसीज है इस साल की, सो 250 इंटू 10 वो 2500 कैंडिडेट्स को लेने वाले हैं। उसके बाद वो सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। ये इसलिए है नेसेसरी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि जो जीसीआई की वैकेंसीज़ हैं वो सिर्फ लड़कियां भर सकती हैं, एंड सेकंड थिंग एनसीसी कैडेट ही फिल कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से अनअवेयर होते हैं, वो फिल कर देते हैं एंड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। सो आप उससे मत डरिएगा कि 10 गुना बच्चे ले रहे हैं या 20 गुना, ठीक है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, करेक्ट हैं, तो आप उस लिस्ट में एग्जिस्ट करेंगे। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा आपके स्कोर एंड आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टेज है मेडिकल, ठीक है। मेडिकल को लेके बहुत सारे बच्चों को इशू है, ऑफ कोर्स होगा कि मैम मेडिकल किस तरह का होता है, क्योंकि आर्मी में जो मेडिकल होता है वो एक डिफरेंट लेवल का होता है, पुलिस में भी एक डिफरेंट लेवल का होता है। तो जीसीआई का जो मेडिकल है वो किस लेवल का होता है। तो जहाँ तक मैंने इसके बारे में नॉलेज गेन करी है और बहुत सारी जगह से कलेक्ट करी है नॉलेज, तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल भी टफ नहीं है। नॉर्मल आपके नियर बाय एरिया में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वो लोग एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे कि आप इस हॉस्पिटल में करा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कराएंगे। जो एसएससी है वो आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आफ्टर द मेरिट आपको एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स देगी। आप उनमें से किसी सिलेक्टेड में जाकर आपको ये सारे टेस्ट कराने हैं। टेस्ट सारे नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आई चेकअप, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आई चेकअप, जिसमें कि आपका विजन और कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो इसमें विजन में प्रॉपर आपको 6/6 नहीं चाहिए, ठीक है। नॉर्मल आपका विजन होना चाहिए, ज़्यादा चश्मे से प्रॉब्लम नहीं है। इस एग्ज़ाम में होती है एफकेट जैसे एग्जाम में, बट इस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है विजन को लेके। कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक्सरे, ब्लड प्रेशर चेकअप, ईएनटी एंड हाइट एंड वेट, ओके। हाइट एंड वेट भी आपका
सिर्फ आपके BMR बॉडी मेटाबॉलिक रेशो को चेक करने के लिए मेजर किया जाएगा, इसलिए नहीं कि आपकी हाइट 5'7" या 5'8" होनी चाहिए। ओके, सो हाइट एंड वेट भी नॉर्मली ही चेक किया जाएगा, कोई रूल नहीं है कि इससे नीचे वाली हाइट को हम नहीं लेंगे। सो डोंट वरी अगर आप शॉर्ट भी हैं तो, ठीक है। और एक बार फिर से बता देती हूँ, ये GCI सिर्फ गर्ल्स के लिए है बेटा, जो भी बॉयज़ ने फिल किया है आप एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप होती है, बट आपके लिए वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जो अभी मैंने लास्ट PPT बनाई थी वो ऑफिशियल डाटा था, जो NCC की वेबसाइट पर था, वहाँ से मैंने उठाई थी, ठीक है, आपको इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए। बट फॉर श्योर कि आप थोड़े श्योर हो जाएं कि हाँ ये सब ऑथेंटिक है, मैंने वहाँ से PDF का कटआउट लेके यहाँ पर पेस्ट किया है फॉर योर कन्फर्मेशन कि यहाँ पर जो मेडिकल और डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिसके अंडरगोने कैंडिडेट को जाना चाहिए वो कौन कौन से। फिजिकल एग्जामिनेशन, CBC और ESR क्या होता है बेटा, आपका ब्लड कोआगुलेशन रेट, मतलब आपके जो ब्लड है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लड टेस्ट ही कहा जाता है एक तरीके से, उसका नाम है CBC, ठीक है। FBC, PPBS और SGBT आपके ये शुगर रेशो है। ओके, शुगर पेशेंट हो या नहीं तो वो चेक करते हैं। नेक्स्ट है एस क्रिएटिनिन, यूरिन, एक्सरे, ECG एंड आई टेस्टिंग। ओके, नॉर्मल है सारे, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। देखिए ये जो लेटर है ये मैं आपको है ना आपके ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। ये NCC में जो GCI की जो पोस्ट निकली थी ना 1981 24 जनवरी को आई थी, फर्स्ट टाइम ये पोस्ट एग्जिस्टेंस में आई थी कि GCI नाम की कोई पोस्ट बनाई गई थी। उसके बाद से कोई भी एज सच कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो मैंने उसी लेटर को अच्छे से पूरा, सॉरी एक मिनट आवाज़ चली गई थी, अच्छे से पूरा डायग्नोस करके मैंने आपके लिए इस लेटर में से जो जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए वो निकाला है। ओके, सो आपको पूरा लेटर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लेटर है ये डायरेक्टर जनरल NCC RK पुरम जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वहाँ से जारी हुआ था। उसमें क्या बताया गया था, सब्जेक्ट था इस लेटर का एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्विंग NCC नेशनल कैडेट कोर में गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर का परमानेंट बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट है उससे रिलेटेड ये लेटर है, ठीक है। उनकी सैलरी क्या रहेंगी और पर्क्स क्या रहेंगी वो सब भी इस लेटर में 1981 में दिया गया था। उसके बाद से अभी तक थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेगा। उस टाइम पे जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट था वो ये था, फर्स्ट थिंग की जो GCI की पोस्ट है वो नॉन गैजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है। बहुत सारे बच्चे पूछते थे मेरे से कि गैजेटेड है या नॉन गैजेटेड है। दैट टाइम आई एम नॉट श्योर बट नाउ इट्स confirmed that it is a non-gazetted and non-ministerial post. The GCIs are recruited to GCI grade 3 on the basis of all India competitive examination. जो आपका SSC सिलेक्शन पोस्ट है उसे ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नाम दिया गया है, एंड मेडिकल और फिटनेस एग्जामिनेशन। जिस टाइम पर ये रिक्रूटमेंट आया था उस टाइम पर इंटरव्यू होता था, अभी इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, ओनली मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। इसमें वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं रिक्रूटमेंट में, और जो जैसे ही आप रिक्रूटमेंट ले लेते हैं तो आपकी पोस्ट का नाम क्या कहलाएगा, फर्स्ट पोस्ट जो आप लेंगे GCI ग्रेड 3। ओके, पेंशन के बारे में बताऊं तो पेंशन, फैमिली पेंशन, डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी एंड अदर टर्मिनल बेनिफिट्स क्या हैं, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज होते हैं, जो सेंट्रल में जो भी जॉब में लगे होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, उनको 1972 में एक एक्ट आया था पेंशन रूल एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो भी पेंशन्स प्रोवाइड की जाती है वही आपको भी प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, जैसे SSC CGL में अगर किसी को जॉब मिली है उसके लिए जो पेंशन क्राइटेरियाज होंगे वो आपके लिए भी होंगे, ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ ACP। देखिए ACP क्या होता है ये आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप आ जाइए प्रमोशंस पर। डायरेक्टरेट वाइज सीनियरिटी इज मेंटेन्ड इन रिस्पेक्टेड ऑफ GCI in which a GCI is promoted subject to availability of vacancy in the directorate in which she is working. A GCI who has put in 5 years of services in the grade of GCI 3 is eligible for the promotion to the grade of GCI 2nd. Similarly, a GCI who has put 3 years of service as GCI 2nd is eligible for promotion to the grade of GCI फर्स्ट। ओके, यहाँ पे प्रमोशन के बारे में क्या बताया गया है
कि जैसे ही आपको रिक्रूटमेंट हो जाएगी आप GCI 3rd कहलाएंगे, और जब आप GCI 3rd के रूप में 5 साल तक काम कर लेंगे तो आपका प्रमोशन होगा और आप क्या बन जाएंगे, GCI 2। ओके, एंड जब आप GCI 2 के रूप में 3 साल और काम कर लेंगे आप क्या बन जाएंगे, GCI 1। ये आपके फर्स्ट 3 प्रमोशंस हैं, और इसके बाद कोई एज सच प्रमोशन मैंने कहीं पे देखा नहीं किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में। बट इसमें ये चीज़ दे रखी है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए ये ACP क्या है, ग्रांट ऑफ ACP। ACP यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए 5 ईयर्स के बाद आपको GCI 2nd बन जाना चाहिए था, बट ड्यू टू वैकेंसी नहीं है, एम्प्टी, और आपकी कोई नीड नहीं है तो आपको नहीं बना रहे हैं यूनिट वाले। बट ऐसा नहीं है कि आपको पोस्ट का नाम नहीं मिलेगा बस, बट आपकी जो सैलरी है और पर्क्स हैं वो GCI 2nd वाली हो जाएंगी। तो फर्स्ट ACP ये दे रखा है जो आपकी ग्रेड पे है वो 5000 to 8000 हो जाएंगी, और सेकेंड ACP में आपकी जो ग्रेड पे है वो 5500 to 9000 हो जाएगी। ओके, सो ACP का मतलब है कि आपका प्रमोशन की डेट आ चुकी है बट आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आपको वो रैंक का नाम नहीं मिल रहा, बट उसकी जो सैलरी है और उसकी जो सुविधाएं हैं वो आपको उसी टाइम मिल जाएंगी। दैट्स कॉल्ड ACP। ओके, नेक्स्ट मैटरनिटी लीव। ऑफ कोर्स अगर आप गर्ल हैं, मैरिड गर्ल भी इसे ज्वाइन कर सकती हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में डालते हैं मैम मैं मैरिड हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स आप मैरिड हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं। और मैटरनिटी लीव से रिलेटेड यहाँ पर ये दिया गया है कि आप 3 months की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। अगर आप बेबी कंसीव करती हैं तो आफ्टर द बेबी बर्थ आप 3 months की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। अ गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर मे बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव बाय एन ऑथोरिटी competent to grant leave for a period which may extend up to end of 3 months from the date of its commencement or to the end of 6 weeks from the date of confinement whichever is earlier। okay, सिंपल भाषा में आपको ये जानना कि आपको 3 weeks की मैटरनिटी लीव मिल सकती है, सॉरी 3 months की, और ये एट द टाइम ऑफ 1981 था। ओके, अभी इसमें चेंजेस हो चुके होंगे, ऑफिशियली वो उन्होंने कहीं पर डाले नहीं हुए। DGNCC में भी मैंने कांटेक्ट किया था, RTI डाली थी, वहाँ से भी कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बट इस वीडियो के बाद मैं जल्द ही आपके सामने GCI और ANO का पर्सनल इंटरव्यू लाने वाली हूँ। सो दीज थिंग्स में बी मोर क्लियर एट दैट टाइम। ठीक है, इस लेटर के हिसाब से अभी तक आपको 3 months की लीव मिल सकती है, वो भी पेड लीव। ओके, पेड लीव मिलेगी आपको। नेक्स्ट इज द गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर मीन्स GCI विल बी एंटाइटल्ड टू लीव एज अंडर। आपकी जो लीव है, आपकी जो छुट्टी है वो आप एनुअल लीव 30 days की पेड लीव ले सकती हैं, कंटिन्यूअस नहीं ले सकती, मतलब टोटल मिला के आप 30 days की ले सकती हैं। ठीक है, आपको उसकी पेमेंट मिलेगी। कैजुअल लीव नॉट अप टू मैक्सिमम ऑफ 15 days इन अ कैलेंडर ईयर। ओके, आप कैजुअल लीव ले सकती हैं 15 days की एक कैलेंडर ईयर में। ओके, 365 days में। नेक्स्ट वन इज सिक लीव। सिक लीव्स भी आप 30 days की ले सकती हैं, ठीक है, कैलेंडर ईयर में टोटल। बट अगर फिर भी आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई है, कोई सीवियर डिशीज़ हो गई, तो आप 180 days की भी ले सकती हैं। बट उसके लिए आपको मिलिट्री हॉस्पिटल या जो भी सिविल सर्जन जो वो लोग प्रोवाइड कराते हैं, अगर वो ग्रांट करेंगे कि हाँ इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो ही आप इतनी लंबी लीव ले सकते हैं 180 days की। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली आपकी जो सिक लीव रहेगी वो 30 days की रहेगी। नेक्स्ट कम टू मेडिकल ट्रीटमेंट। एक बच्चे ने कमेंट किया था कमेंट सेक्शन में, मैम जैसे आर्मी वाले पर्सनस को मिलता है ऐसे ही हमें मिलिट्री हॉस्पिटल्स का एक्सेस मिलेगा या नहीं। सो GCI एंड देयर डिपेंडेंट फैमिली विल बी एंटाइटल्ड टू द सेम मेडिकल फैसिलिटीज एज आर एडमिजिबल टू JCO NCO। जो आर्मी में JCO एंड NCO होते हैं उन्हें जो फैसिलिटीज़ मिलती है मेडिकल ट्रीटमेंट की, सेम GCI को मिलेंगी। ओके, सो GCI को आप ट्रीट कर सकते हैं, जो आर्मी में JCO होते हैं ना उसके बराबर GCI की रैंक होती है। ओके, डेंटल ट्रीटमेंट में भी सेम है, JCO और NCO को जो चीज़ें प्रोवाइडेड है रेगुलर आर्मी में वही GCI को मिलेंगी। एज ऑफ सुपर एनुएशन। एज ऑफ सुपर एनुएशन क्या होती है? एज ऑफ रिटायरमेंट, जब आप अपनी जॉब से रिलीफ ले सकते हैं। इट्स अप टू 52 years ऑफ एज। These girls cadet instructor, if otherwise not found unfit, will be eligible to serve up to 52 years of age. नेक्स्ट वन इज, आप कहीं सिटी के अकॉर्डिंग आपको हाउस रेंट, DNS अलाउंसेज, सिटी कंपेंशनरी अलाउंसेज, ये सारे आपको दिए जाते हैं जैसे एक सेंट्रल सिविल सर्विस एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। दे विल बी एंटाइटल्ड टू DNS अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज
and city compensatory allowances as admissible to civilian central government employees of corresponding scales pay. In addition, they will be admissible ration allowances in accordance with the provision of AI. ओके और कहीं कहीं पर एनुअल ट्रेनिंग जहाँ पर कैंप लगते हैं वहाँ पर ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी भी मिलता है और डेली अलाउंसेस भी दिए जाते हैं. Liability of services. Normally the GCI will be liable to serve subject to availability of vacancies in GD units. जहाँ पर भी वैकेंसी होगी आप वहाँ पर देखिए, इसको पढ़ने से तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है. मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि जैसे कि अभी आपने 6 to 7 रीजन के फॉर्म फिल किए, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सभी रीजन के किए हैं, ठीक है, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन. तो आफ्टर फिलिंग आपका जैसे कुछ रीजन्स में हो जाता है, मान लीजिए 3 रीजन में हो जाता है, तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा रीजन चूज़ करते हैं. मान लीजिए आपने नॉर्थ रीजन चूज़ कर लिया, ठीक है, आपकी पोस्टिंग आ गई, बट अब आप ये सोच रहे हैं कि शायद साउथ रीजन ज़्यादा अच्छा होता, मतलब मेरी फैमिली वहाँ पर है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक बार जो रीजन चूज़ कर लिया आप दूसरे रीजन में नहीं जा सकते. आप अगर रिक्वेस्ट डालेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, तो आप इंटर रीजन भी अपनी पोस्टिंग करा सकते हैं. तो पोस्टिंग का कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. हाँ, बट स्टार्टिंग के 1 और 2 ईयर्स आप इजीली पोस्टिंग नहीं करा सकते. आपको लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, आप एक प्रोमोशन पीरियड में होते हैं. आफ्टर दैट चीज़ें ईजी हो जाती हैं, आप पोस्टिंग ईजिली ले सकते हैं, ठीक है, विद वैलिड रीजंस. ट्रैवलिंग कंसेशन देखें तो लीव ट्रैवल कंसेशन टू GCI विल बी एडमिसिबल एज JCO एंड NCO. यहाँ पर भी वही बताया गया है कि आर्मी के जो JCO और NCO कहलाते हैं, उन्हें जो भी आर्मी में ट्रैवलिंग अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं या मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सेम NCC में GCI को प्रोवाइड की जाएगी. ओके, फॉर ऑल अदर्स दीज GCI गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर विल बी governed by the rules and orders applicable to JCOs and COs of the regular army. On termination of the service, the travel concessions as applicable to JCO in regular army will be admissible to the girl cadet instructor. तीनों लाइनों में सेम ही चीज़ बोली है कि अगर आप कहीं मूव करते हैं, लीव लेते हैं, ट्रैवल करते हैं, घर भी जाते हैं, जैसे छुट्टी लेके घर जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल एक तो आप घूमने के लिए ट्रैवल करते हैं, कि आप छुट्टी लेके घर जाते हैं, दोनों ही चीज़ों में आपको ट्रैवलिंग कंसेशन मिलेगा. आफ्टर टर्मिनेशन भी मिलेगा, जैसे आर्मी के JCOs और NCOs को मिलता है. ओके, नेक्स्ट इज मेडिकल ट्रीटमेंट. मैं बता चुकी हूँ आपको पीछे ही, शायद ये दोबारा से आ गया है, ठीक है. फाइनल एंड लास्ट इज APPP फंड. ओके, ये इस PDF में APPP फंड दिया था, बट यहाँ पर मैंने सर्च किया और काफ़ी जगह देखा तो AFPP फंड इसे मैंने पाया, ठीक है. दोनों का मतलब एक ही है. ये क्या है बेटा, एक प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, जिसमें आपको अगर जॉब करते हुए 1 ईयर हो गया तो उसके बाद आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ही मिल जाता है ये वापस. तो एक तरह का कंट्रीब्यूशन और सेविंग टाइप है. सो गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर भी APPP फंड के लिए एलिजिबल होती हैं आफ्टर 1 ईयर. The girl cadet instructor will contribute towards APPP fund after 1 year of service. They will be entitled to draw loans, advance and final withdrawals from the APPP fund subject to the provision of APPP fund. Rules and instructions issued by central government in this behalf from time to time. नेक्स्ट है आपकी चार्टर ऑफ ड्यूटीज़. आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या रहने वाली हैं, आपको कितना ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, ये सब यहाँ पर है. सबसे पहले आपकी जो ड्यूटी रहने वाली है आफ्टर बिकमिंग GCI, एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कैडेट्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग इवेंट्स. NCC कैडेट्स के जो भी कैंपिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, उसके टाइम पर आपको इंश्योर करना है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों. टू बिकम कंजर्वेंट विद प्रोसीजरल प्रोविजन ऑफ मेडिकल एड to the NCC cadets attending both indoor and outdoor events. ओके, मेडिकल इमरजेंसी कोई भी हो तो आपको मेडिकल एड के लिए वहाँ पे प्रेजेंट रहना है. सेकेंड इज एस्कॉर्ट द गर्ल कैडेट्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ कैंप्स एंड कोर्सेज. कहीं पे भी गर्ल्स को कैंप्स या कोर्सेज में जाना है तो उनको ले जाना और लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. असिस्ट द ऑफिसर कमांडिंग, OC को ऑफिसर कमांडिंग बोला गया है, या फिर ANO इन गर्ल्स बटालियन इन एनरोलमेंट ऑफ कैडेट्स ऑफ NCC. जब भी NCC की गर्ल्स को नया एनरोलमेंट दिया जाएगा, नए बच्चों को NCC में एडमिशन दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको असिस्ट करना पड़ेगा ANO को या फिर कमांडिंग ऑफिसर को. चेक डेली अटेंडेंस ऑफ कैडेट्स ऑन परेड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई एंड प्लाटून. डेली उनकी जो परेड और
अटेंडेंस होती है वो आपको डेली चेक करनी पड़ेगी। अटेंड वेरियस टाइप ऑफ कैंप्स, जो भी टाइप्स ऑफ कैंप होते हैं साल में 2 से 3 कैंप होते हैं 10 डेज़ के, आप उसको एज अ ट्रैवलिंग भी ले सकते हैं, ओके, वेकेशन भी ले सकते हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं। आपने ऑफकोर्स एनसीसी में किए होंगे तो वो बोरिंग नहीं होते, तो ड्यूटी की बजाय आपको एन्जॉयमेंट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज असिस्ट ओसी, मतलब ऑफिसर कमांडिंग इन प्रिपेयरिंग एंड कंडक्ट ऑफ लेसन ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग एंड कैंप ट्रेनिंग। जो लेसन्स उनको सिखाए जाते हैं उसमें हेल्प करनी है ऑफिसर कमांडिंग की। असिस्ट ऑफिसर कमांडिंग इन रेंज क्लासिफिकेशन, इशू एंड पोजीशन ट्रेनिंग स्टोर्स बिफोर ईच परेड एंड रिटर्न। अगर बच्चों को कुछ भी चाहिए स्टोर से, ठीक है, लाइक शूज़ एंड यूनिफॉर्म, उनको इशू करना और फिर वापस से जमा करना। अटेंड सेंट्रल ड्यूटीज़ एट आरडी कैंप एट न्यू दिल्ली इफ़ सो डिटेल्स। जिन बच्चों ने आरडी कैंप ज्वाइन किया होगा और देखा होगा कि जीसीआई वहाँ पर प्रेजेंट भी होती हैं और उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी होती है, तो आरडी कैंप में आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो निभाना। असिस्ट टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट सोशल सर्विस एक्टिविटीज़। ऑफकोर्स आप एनसीसी में हो तो सोशल सर्विस कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा होता है, ठीक है। एनसीसी स्टार्ट ही सोशल सर्विस के लिए की गई थी, सो सोशल सर्विस कंडक्ट कराने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी आपको असिस्ट करना पड़ेगा। सो मेन मोटा मोटा अगर देखा जाए तो कैडेट्स का ध्यान रखना, उनको चीज़ें इशू करना, उनकी अटेंडेंस लेना और उनका एडमिशन करना, और मेनली जो ऑफिसर कमांडिंग है उसको असिस्ट करना, ओके। ये देखिए, ये भी एक तरह की अपॉइंटमेंट। अभी तक जो हमने पीछे जीसीआई देखी वो कहाँ अपॉइंट की जाती है, यूनिट में, ठीक है। बट आपने सुना होगा कि एनसीसी कॉलेज ऑफ वुमेन है ग्वालियर में, वहाँ पर भी कुछ जीसीआईज होती हैं, तो उन्हें जीसीआई नहीं कहा जाता, उन्हें क्या कहा जाता है, अंडर ऑफिसर इंस्ट्रक्टर या फिर सार्जेंट मेजर इंस्ट्रक्टर। ये 2 नामों से उन जीसीआई को बोला जाता है, वो होती जीसीआई ही है, ठीक है। अगर वो कोई इस नाम से अपॉइंट होता है तो उनका प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है कि आफ्टर 3 ईयर्स, अगर 3 ईयर्स उन्होंने एज अ सार्जेंट मेजर इंस्ट्रक्टर कंप्लीट किए हैं, ठीक है, और वो फिजिकली फिट हैं, ग्रेजुएट है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो वो प्रमोशन के लिए फिट हैं, फिर प्रमोट होके क्या बनेंगे, अंडर ऑफिसर इंस्ट्रक्टर, ओके। थैंक्स टू वॉच द वीडियो। इतना ही था वीडियो में, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता देती हूँ, वेट अ सेकेंड, हम वीडियो के बीच में बताना भूल गए, शायद मैंने आपको पहले भी बहुत ही बार बताया हुआ है कि एज लिमिट और सैलरी से रिलेटेड अगर अभी भी बच्चों को नहीं पता है तो बेटा एज लिमिट जो इसके लिए होती है वो 20 to 25 होती है एज लिमिट, ओके। 20 to 25 होती है इसकी एज लिमिट। एसेंशियल है बस आपको एक ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बट कंप्लीट होनी चाहिए, एंड एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी सैलरी रहेगी वो लेवल 4 पे रहेगी, लेवल 4 पे, जो कि 25,000 to 81,000 तक रहेगी, ओके। इसके बीच में रहेगी स्टार्टिंग टू द लास्ट सैलरी, ओके। अभी भी कोई डाउट, और ये ग्रुप सी की जॉब है, वन मोर थिंग, ये ग्रुप सी की जॉब है, नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। अभी भी आपको कोई भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ डू फोकस ऑन नेक्स्ट एग्जाम। अगर आपका एग्जाम अभी ख़राब हो गया है, नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ पर मैं बनाऊंगी अभी कि आपका एग्ज़ाम एनालिसिस करके कैसा अभी एग्ज़ाम बचे हुए हैं, सो दैट मैंने नहीं बनाई हैं। और जिनका एग्ज़ाम हो गया प्लीज़ डोंट गेट स्ट्रेस्ड, लीव दिस एग्ज़ाम आफ्टर 4 मंथ्स। यही सेम एग्ज़ाम है तो आपके पास ज़्यादा टाइम है उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर्स होंगे, ठीक है, आप रिपीटर्स कहलाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।